वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त तमिल मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अनीति, जिसमें अर्जुन दास ने लीडिंग रोल प्ले किया। आप मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मुझे अच्छी ही लगी। ये एक बहुत ही डिसेंट थ्रिलर फिल्म है। ये बहुत सारे लोगों ने इस मूवी की रिक्वेस्ट मांगी थी, सो फाइनली दिस मूवी इज हियर। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही तिरु नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जो खुद जख्मी हालत में होता है और उसी तरह शायद किसी को मारने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब ये बंदा किसी बड़े से घर में होता है, शायद किसी को ढूंढते हुए। उसके बाद सीन 1 साल पहले शिफ्ट होता है, मतलब सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर दोबारा हमारे अर्जुन दास मतलब तिरु को दिखाया जाता है, जो पेशे से एक फूड डिलीवरी बॉय होता है। बैकग्राउंड में तिरु अपने बारे में बताने लगता है कि इस दुनिया में इसका कोई भी नहीं, बहुत ही मेहनत से ये पैसे कमा रहा है। अगर ये सुबह लॉगिन हुआ तो तकरीबन रात के 11 बजे तक काम करता है। किसके लिए कमा रहा है खुद को समझ में नहीं आता। अभी भी आधी रात को किसी बंदे को फूड डिलीवर करने के लिए दूर जाने लगता है। उस अपार्टमेंट आने के बाद तिरु को ये बात पता चलती है कि लिफ्ट काम नहीं कर रही। जब उस बंदे को फोन करके बताने लगता है, तिरु से कहने लगता है कि ऊपर आ जाओ, डोर डिलीवरी तो है ना। अब मैं खाना लेने के लिए क्या खुद नीचे कूदूं? क्या मैं सुपरमैन हूँ या बैटमैन? इस तरह से बहुत ही रूडली बिहेव करने लगता है। अब बेचारा तिरु सीढ़ियों की मदद से उस ऊपर वाले फ्लोर तक जाने लगता है। खैर फाइनली जब तिरु उस बंदे को खाना देने लगता है तो तिरु के पास चेंज नहीं होता, और ना ही फोन पे और ना ही कार्ड मशीन। वो बंदा कहने लगता है कि अगर चेंज नहीं है तुम्हारे पास तो नीचे जाकर चेंज ले आओ। तिरु कहने लगता है कि सर मैं दोबारा इतनी नीचे नहीं जा सकता, प्लीज आप ही थोड़ा चेंज दे दीजिए। फाइनली तिरु मान जाता है कि सर मैं नीचे जाकर चेंज ले आता हूँ। लेकिन वो बंदा कहने लगता है अगर तुम 2000 की नोट लेकर भाग गए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्या उखाड़ने के लिए डिलीवरी बॉय बने तुम? ऑर्डर कैंसिल। ये सुनने के बाद तिरु एक शंख लेकर उस बंदे को मार देता है, सर पे वार करके। खैर सुबह होने के बाद हमको ये बात पता चलती है कि तिरु के रूम में 2 और बंदे रहते हैं। उनमें से एक बंदा तिरु का बेस्ट फ्रेंड होता है। स्नान वान करने के बाद जब तिरु रेडी शेडी हो रहा होता है, तभी टीवी में किसी चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट रन होते रहता है। इस चॉकलेट को देखने के बाद पता नहीं तिरु को क्या हो जाता है, थोड़ा अजीब से बिहेव करने लगता है, मतलब फटाक से गुस्सा होने लगता है। बहुत देर देखने के बाद देखते ही देखते उस टीवी को वो फोड़ देता है। खराब होने के बाद तिरु दोबारा किसी बंदे को फूड डिलीवर करने के लिए जाता है, लेकिन खाने में कुछ कमी होने की वजह से वो बंदा तिरु को कोई चीज लाने के लिए कहता है। तिरु कहने लगता है कि सर होटल तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। वो बंदा तो यही जिद करके बैठा होता है कि तुम माइल्स ले आओ वरना मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा। जब तिरु रिक्वेस्ट कर ही रहा होता है, वो पियकड़ बंदा सहारा करी उठाकर तिरु के चेहरे पर फेंक देता है। गुस्से में आकर तिरु इस पियकड़ बंदे को भी मार देता है। दिखने में ऐसा लगता है कि शायद तिरु को कोई मेंटल बीमारी है, डिसऑर्डर। जब कोई चीज इसको इरिटेट करती है तो इसके अंदर का जानवर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से तिरु उन लोगों की हत्या ही कर देता है। खैर फाइनली एक दिन तिरु एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाकर अपने प्रॉब्लम को बताने लगता है कि डॉक्टर मेरे दिमाग में कुछ न कुछ चलते रहता है, ढंग से सोए हुए मुझे 6 महीने बीत चुके हैं। जब मुझे इरिटेशन होती है तो मैं अपने दिमाग का संतुलन ही खो देता हूँ। प्लीज डॉक्टर आप ही मुझे बता सकते हो। डॉक्टर पूछने लगता है क्या तुमको कोई और सिम्टम्स है? तिरु कहने लगता है कि सर अगर कोई बंदा मुझे इरिटेट करता है मुझे तो उसे मारने का मन करता है। डॉक्टर पूछने लगता है किसी की हत्या तो नहीं की ना? तिरु कहने लगता है नहीं, मतलब बाद में हमको ये बात पता चलती है तिरु ने जिन लोगों को मारा वो सब कुछ इसका इमेजिनेशन था। तिरु तो बस मजबूर होकर वहाँ से चला गया। तिरु कहने लगता है कि मैं किसी को मार नहीं सकता डॉक्टर, मैं हत्यारा नहीं हूँ। खैर तिरु की सारी बात सुनने के बाद डॉक्टर तिरु को कुछ दवाइयाँ वगैरह लिख के देता है और कुछ सेक्शन पर आने के लिए कहता है। इस तरह से जब तिरु हॉस्पिटल से बाहर जा रहा होता है तब इसका रूममेट तिरु को इस हॉस्पिटल के पास देखकर शॉक में रह जाता है। रात होने के बाद वो रूममेट तिरु के बेस्ट फ्रेंड पोतुराजू के पास आकर यही बात बताने लगता है कि तुम्हारा फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास गया, ये एक पागल बंदा है। तभी इन दोनों की बातें तिरु सुन लेता है। जब पोतुराजू तिरु से पूछने लगता है कि तुम डॉक्टर के पास क्यों गए, तिरु बताने लगता है कि मुझे एक तरह की डिसऑर्डर है, मैं जिसे भी देखता हूँ उसे मारने का मन करता है। पोतुराजू शायद मैंने तुमको 100 बार मार चुका हूँगा और भास्कर को तकरीबन 1000 बार। यह बात सुनने के बाद ये दोनों डर के मारे रूम के बाहर जाकर सोने लगते हैं। बाद में भास्कर कहने लगता है कि ये रूम मेरी है, तुम रूम को खाली कर दो। तिरु कहने लगता है कि पोतुराजू मुझे डर लगता है अकेले रहने से, कहीं सुसाइड ना कर लूं या किसी को मार ना दूं। खैर एक दिन तिरु का मैनेजर तिरु को अपने कैबिन में बुलाकर कहने लगता है कि इसका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया है क्योंकि तिरु की रेटिंग बहुत ही कम होती है और ऊपर से नेगेटिव रिव्यूज।
जब ये बात पोतुराजू को पता चलती है, पोतुराजू मैनेजर के पास जाकर इसे बहुत रिक्वेस्ट करके दोबारा तिरु का अकाउंट एक्टिवेट करवाता है। खैर एक दिन जब तिरु किसी घर खाना डिलीवर करने के लिए जाता है तो बहुत लेट हो चुका होता है। ऑर्डर देने वाली लड़की तिरु को डांटने लगती है, मतलब फोन से ही। तिरु कहने लगता है कि सॉरी मैडम, आते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, अगर आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो मेरा कमीशन कट होगा। वो लड़की कहने लगती है, ठीक है, मेरी वजह से आपको क्यों प्रॉब्लम हो, मैं नीचे आ रही हूँ खाना लेने के लिए, आप वहीं पर वेट करिए। इस तरह से उस घर की लड़की बिना गेट ओपन किए एक छोटा सा गेट ओपन करके अपना हाथ बाहर रख के वो खाना अंदर लेती है, मतलब वो लड़की अपना चेहरा नहीं दिखाती। अब तिरु इस लड़की की हाथों को देखकर ही फ्लैट हो जाता है। खाना देने के बाद अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और उसी तरह इसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। वो लड़की कहने लगती है कि आप थोड़ी देर रुककर चले जाओ। तिरु उसी तरह से उसी गेट के पास खड़ा रहता है। अब वो लड़की भी गेट के उस पार खड़ी होती है। इन दोनों के बीच थोड़ी सी बातें भी होने लगती है। सर पोंछने के लिए कुछ कपड़ा भी देती है। खैर दूसरे दिन किसी जगह पर फूड डिलीवरी बॉयज की मीटिंग होने लगती है कि धीरे धीरे ये लोग कमीशंस को कम करते आ रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। थोड़ी देर के बाद तिरु को दोबारा उसी लड़की के साइड से ऑर्डर आता है। घर के पास जाने पर वो लड़की तिरु को यही बात पूछने लगती है, अरे ये कैसे पॉसिबल हुआ, आज भी आप ही खाना लेकर आए। तिरु कहने लगता है कि मैं हमेशा काम पर ही रहता हूँ, बस कोइंसिडेंस की बात है। इस तरह से दोबारा उस छोटे से डोर से अपना हाथ बाहर रखकर खाना ले लेती है बिना अपना चेहरा दिखाए। सुबह होने के बाद तिरु को दोबारा उसी घर से ऑर्डर आने लगता है। इस बार वो गेट ओपन करने पर तिरु उस घर के अंदर जाता है खाना देने के लिए, लेकिन खाना लेने के लिए लड़की नहीं कोई बुढ़िया आती है। खाना लेने के बाद ये बुढ़िया पैकिंग को ओपन करके खाना चेक करने लगती है और तिरु से कहने लगती है कि मैंने बहुत सारी बार देखा कि डिलीवरी बॉयज घर आते वक्त थोड़ा बहुत खाना चुरा कर खाते हैं, तुम तो वैसे नहीं हो ना। उसके बाद तिरु बहाने से उस बुढ़िया से पानी मांगने लगता है और इसी तरह इसकी नजर वही लड़की को तलाश करती रहती है, रात वाली लड़की जो हमेशा खाना ऑर्डर करती है। लेकिन वो लड़की तो कहीं नजर नहीं आती। घर की कामवाली आकर तिरु को पानी देकर अंदर चली जाती है। रात होने के बाद दोबारा इसी घर से ऑर्डर आने पर तिरु खाना देने के लिए उस घर पर जाता है। फोन करने के बाद वो लड़की शॉकिंगली दोबारा तिरु से यही पूछने लगती है, क्या आज भी ऑर्डर आप ही को आया। तिरु कहने लगता है, एक्चुअली मेरे फ्रेंड को कोई काम था इसलिए उसका ऑर्डर मैं ले आया। और इस बार तिरु चालाकी से एक बहुत बड़े डब्बे में खाना पैक करता है। अब ये बड़ा डब्बा तो उस छोटे से डोर से अंदर नहीं जा पाता। लड़की कहने लगती है, रुकिए मैं गेट ओपन करती हूँ। इस तरह से गेट ओपन करने पर सुब्बू नाम की एक लड़की खाना लेने के लिए आती है तिरु के पास, मतलब इस लड़की का नाम सुब्बू होता है। अब लड़की को देखते ही तिरु शर्माने लगता है, मतलब बहुत शर्माने लगता है। खैर सुबह होने के बाद तिरु उसी घर के पास रहते हुए सुब्बू को फॉलो करने लगता है। तिरु ये देखता है कि सुब्बू और वो बुढ़िया किसी स्टोर जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। तभी सुब्बू की नजर तिरु पर पड़ती है। ये दंग होकर रह जाती है, मतलब थोड़ा बहुत घबराने लगती है। तभी सुब्बू से कुछ गलती होने की वजह से वो बुढ़िया सुब्बू को एक छापड़ लगाकर बहुत गालियां देने लगती है। ये देखकर तिरु को समझ में आ जाता है कि एक्चुअली सुब्बू उस घर की नौकरानी है, ना ही कि ओनर। शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। खैर दूसरे दिन सुबह सुब्बू और उसका फादर पुलिस स्टेशन जाते हैं क्योंकि सुब्बू का भाई किसी गांजा केस में अटक गया। उसी को बेल दिलवाने के लिए सुब्बू यहाँ पर आती है। किसी पुलिस वाले को थोड़े बहुत पैसे देकर अपने भाई को यहाँ से ले जाती है। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि सुब्बू की फैमिली किसी स्लम एरिया में रहते हैं। इसके घर में इसकी माँ, इसका पापा, इसका भाई, इसकी बहन रहती है और सारे लोगों का खर्चा सुब्बू ही उठाती रहती है उस बुढ़िया के घर में काम करते हुए। सुब्बू अपने फैमिली को डांटने लगती है कि मैं वहाँ पर बर्तन धोकर पाई पाई जमा कर रही हूँ और यहाँ पर तुम लोग अपनी मनमानी कर रहे हो। हर सुबह जब सुब्बू उस बुढ़िया के घर जाती है, उस बुढ़िया का बेटा जो फॉरेन में रहता है अमेरिका में, वो सुब्बू को कॉल करके हल्के से डांटने लगता है कि माँ ने कहा कि तुम ज्यादा ही लीव रख रही हो, क्या तुम्हारी पगार में से काटूं। बेचारी सुब्बू समझाने लगती है, अरे नहीं भाई, लास्ट वीक मेरे माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन फिर भी अजय, मतलब उस बुढ़िया का बेटा, बहुत डांटने लगता है। बाद में वो बुढ़िया फोन लेकर अपने बेटे अजय से बात करने लगती है। एक्चुअली इस बुढ़िया के 2 संतान होते हैं, एक है अजय और उसकी बेटी अनीता। हर बार ये बुढ़िया अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करती रहती है कि इंडिया आकर मेरे पास रह लो, मुझे बहुत घुटन महसूस होती है अकेलेपन से। लेकिन ना अजय मानता है ना अनीता। यही बात कहकर टालते रहते हैं कि यहाँ पर बहुत काम है माँ। रात होने के बाद सुब्बू थोड़ा बहुत हिम्मत जुटाकर दोबारा खाना ऑर्डर करने लगती है और लकीली इस बार भी तिरु ही आता है। खाना देकर पैसे लेकर जब वापस वहाँ से जा रहा होता है, सुब्बू कहने लगती है, बस इतना ही। तिरु कहने लगता है, सॉरी मैंने तुमको फॉलो किया। सुब्बू कहने लगती है, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था,
मैंने तुमको ये बात छुपाई कि मैं इस घर में काम करती हूँ। तिरु कहने लगता है कि मुझे ये बात ऑलरेडी पता है कि तुम इस घर में काम करती हो, लेकिन जब उस बुढ़िया ने तुमको मारा तो मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। सो इसी बातों ही बातों में ये दोनों अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद क्या था, चैटिंग कॉल्स का सिलसिला शुरू होता है। और जब से सुब्बू तिरु की जिंदगी में आई होती है, तिरु का वो मेंटल डिसऑर्डर धीरे धीरे कम होते रहता है। मतलब इसको इतना जल्दी गुस्सा नहीं आता, सारी चीजों को लाइटली लेने लगता है। इसी दरमियान में जब भी सुब्बू को टाइम मिलता, सुब्बू तिरु के रूम आती रहती है और उसी तरह तिरु भी खाना देने के बहाने से सुब्बू के घर जाकर वहाँ पर उससे बातें करते रहता है। खैर एक दिन सुब्बू का बर्थडे होने पर सुब्बू तिरु को अपने घर बुलाकर उल्टा इसको एक गिफ्ट देने लगती है और एक्चुअली इस गिफ्ट में एक बड़ा वाला चॉकलेट होता है। इस चॉकलेट को देखकर पता नहीं तिरु को क्या हो जाता है। इस चॉकलेट के टुकड़े टुकड़े करके गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सुब्बू को कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर दूसरे दिन तिरु सुब्बू को किसी जगह पर बुलाकर अपने मेंटल इलनेस के बारे में बताने लगता है कि सुब्बू मुझे एक अजीब तरह की दिमागी बीमारी है, जिसे भी देखता हूँ उसे मारने को मन करता है। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन कसम से सुब्बू जब से तुम मेरी जिंदगी में आई वो थॉट ही चला गया मेरे दिमाग से। खैर एक दिन सुब्बू एक दिन के लिए अपने घर वापस जाने लगती है। वो बुढ़िया सुब्बू पर शक करने लगती है कि इन बैग्स में क्या है, खोलकर दिखाओ, कुछ चुरा कर ले जा रही हो क्या। गुस्से में आकर सुब्बू अपने बैग्स ओपन करके उस बुढ़िया को दिखाने लगती है कि सारे के सारे पुराने कपड़े हैं, धोने के लिए ले जा रही हूँ। अब तिरु सुब्बू को लेने के लिए आया होता है। उस घर के बाहर रहते हुए खिड़की के जरिए से ये सारी चीज ऑब्जर्व करने लगता है। खैर सारे कपड़े वापस अपने बैग में रखने के बाद वो बुढ़िया सुब्बू का शरीर चेक करने लगती है, जैसे सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं ना, उस तरह से है। सुब्बू कहने लगती है कि 4 साल से मैं आपके घर में काम कर रही हूँ, इतना भी भरोसा नहीं मेरे ऊपर। गुस्से में आकर वो बुढ़िया सुब्बू को एक छापड़ भी लगाती है और उसी तरह बुढ़िया कल से काम पर मत आने के लिए कहती है। सुब्बू हाथ जोड़कर उस बुढ़िया से माफी मांगने लगती है कि गलती हो गई माँ जी, प्लीज माफ करिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे काम से मत निकालिए। खैर उसके बाद तिरु सुब्बू को उसके घर ले जाने लगता है। रास्ते में सुब्बू से कहने लगता है कि मुझे उस बुढ़िया को मारने का मन कर रहा है। सुब्बू कहने लगती है कि ये सब कुछ मेरे लिए कॉमन है तिरु, इस घर में तो बुढ़िया है, दूसरी जगहों पर मर्द होंगे, उस जगह से बेहतर यही है ना। खैर रात होने के बाद सुब्बू दोबारा वापस उस बुढ़िया के घर आती है और तिरु को भी यहाँ पर बुलाकर अपने फैमिली के बारे में तिरु से शेयर करने लगती है कि सुब्बू अपने फैमिली से बहुत तंग आ चुकी है। कभी कभी इसको ऐसा लगता है कि सारे लोगों को छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं, मेरी फैमिली ही मेरे लिए बोझ बन गई। लेकिन तिरु सुब्बू का हाथ पकड़कर इसको हक करके समझाने की कोशिश करने लगता है। तभी इन दोनों के एक साथ वो बुढ़िया देख लेती है। सुब्बू को एक छापड़ लगाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत, मेरे घर में ही तुम इस बंदे को बुलाई। तिरु सुब्बू से कहने लगता है कि सुब्बू अभी के अभी फटाफट से यहाँ से चले आओ, इस काम को और इस बुढ़िया को लात मारो। लेकिन बाद में सुब्बू बहुत रिक्वेस्ट करने की वजह से तिरु इस घर से बाहर चला जाता है। खैर उसके बाद आधी रात को सुब्बू बार बार तिरु को कॉल करती रहती है, लेकिन पहले तो तिरु अपना फोन पिक नहीं करता। बाद में जब तिरु अपना फोन पिक करता है, सुब्बू कहने लगती है कि वो बुढ़िया अनकॉन्शियस हो गई, जिसकी वजह से सुब्बू और तिरु उस बुढ़िया को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं एम्बुलेंस के जरिए से। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आकर इन दोनों से ये बात कहने लगता है कि वो बुढ़िया तो 2 घंटे पहले ही पास आउट हो गई, उनके किसी रिश्तेदारों को बुला लो। यह सुनने के बाद इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। स्पेशली सुब्बू को तो कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करे। बाद में हॉस्पिटल वाले कहने लगते हैं कि आप डेड बॉडी को यहाँ पर नहीं रख सकते, किसी मॉर्चरी रूम में शिफ्ट कर दो। तिरु किसी दूसरे हॉस्पिटल में बात करता है, मतलब डेड बॉडी को रखने के लिए। अब एम्बुलेंस को देने के लिए भी इन दोनों के पास पैसे नहीं होते। सो सुब्बू तिरु को उस बुढ़िया का ATM कार्ड देकर थोड़े पैसे विड्रॉ करने के लिए कहती है। पैसे लेने के बाद ये दोनों उस बुढ़िया की लाश को किसी फ्यूनरल सर्विस में रख देते हैं, मतलब फ्रीजर में, समथिंग लाइक दैट। ये सब कुछ होने के बाद तिरु वापस अपने काम पर लग जाता है। तभी जब तिरु का फ्रेंड पोतुराजू फूड डिलीवर करने के लिए कहीं पर जा रहा होता है, उस बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है। तिरु और कुछ बंदे पोतुराजू को फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। डॉक्टर कहने लगता है कि पोतुराजू का ऑपरेशन करवाना होगा, तो तिरु कुछ बंदों को कॉल करके पैसे मांगने लगता है, लेकिन किसी के पास भी इतने पैसे नहीं होते। फाइनली तिरु सुब्बू को कॉल करके बुढ़िया का ATM कार्ड मांगने लगता है, बाद में ये लौटा देगा पैसे। सुब्बू टोटली मना करने लगती है कि तिरु मैं ये काम नहीं कर सकती, अगर अजय भैया को ये बात पता चली तो वो लोग तो यही सोचेंगे कि मैंने ही उस बुढ़िया को मार दिया। तिरु सुब्बू से बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है, बहुत इमरजेंसी है सुब्बू प्लीज, लेकिन डर के मारे सुब्बू नहीं मानती, जिसकी वजह से तिरु गुस्से में आकर फोन काट देता है। थोड़ी देर के बाद ये ऑटो वाला बंदा तिरु की परेशानी देखकर इसको अपने पैसे देता है, कहने लगता है कि बाद में लौटा देना, जान से बढ़कर क्या है।
सो पैसे पे करने के बाद वो हॉस्पिटल वाले पोतराजू को ऑपरेशन करने लगते हैं। खतरे से बाहर होता है ये। हर सुबह होने के बाद सुब्बू अजय या तो फिर अनीता को कॉल करती रहती है, लेकिन कोई भी फोन पिक नहीं करता। बाद में सुब्बू तीरू से बात करने के लिए हॉस्पिटल जाती है। पहले तो सुब्बू तीरू से माफी मांगने लगती है, बाद में ये कहने लगती है कि तीरू, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मेरे भाई ने उस बुढ़िया की एटीएम कार्ड को चुरा ले गया। तकरीबन 2 लाख रुपए वित्ड्रॉ किया उसने। अगर उन लोगों को ये बात पता चलेगी वो लोग तो मुझे मार ही देंगे। बुढ़िया की मौत की खबर सुनाने के लिए मैंने उनको बहुत बार कॉल किया, लेकिन फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा। तीरू कहने लगता है, ठीक है, तुम पहले रोना बंद करो। पहले हम दोनों 2 लाख का एडजस्टमेंट करके बुढ़िया के अकाउंट में डाल देंगे। उसके बाद तुम उस बुढ़िया की औलाद को ये बात बता दो। थोड़ी देर के बाद उस बुढ़िया का बेटा अमेरिका से अजय सुब्बू को कॉल करने लगता है। फोन पिक करते ही अजय पूछने लगता है, क्यों तुमने मुझे इतनी बार कॉल किया, कोई इमरजेंसी है? तो सुब्बू यहाँ पर झूठ बताने लगती है कि नहीं भाई, कोई भी इमरजेंसी नहीं है, बस माँ आपसे बात करना चाहती है। फिलहाल वो बाथरूम में है, बाहर आने पर मैं उनको बता दूंगी। मतलब बेचारी सुब्बू यहाँ पर बहुत डर जाती है सच बताने से। बाद में सुब्बू तीरू से कहने लगती है कि पहले हम लोगों को वो 2 लाख का एडजस्टमेंट करना होगा, वरना वो लोग तो यही सोचेंगे कि उन पैसों को मैंने चुराया और उस बुढ़िया को मैंने ही मारा। इस तरह से दूसरे दिन से तीरू और सुब्बू अपने जान पहचान लोगों से थोड़े बहुत पैसे मांगने लगते हैं, लेकिन नो यूज, कौन इतने पैसे देगा। अब इसी दरमियान में बार बार उस बुढ़िया की बेटी अनीता भी कॉल करती रहती है। सुब्बू दोबारा अनीता से बहाना बनाने लगती है। जब ये बात तीरू को बताने लगती है कि वो लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, तीरू एक आइडिया निकालता है, और वो आइडिया ये है कि तीरू एक डबिंग आर्टिस्ट को उस बुढ़िया के घर लाता है उसके बच्चों से बात करवाने के लिए। यहाँ पर थोड़ी बहुत कॉमेडी सीन्स चलते हैं। फाइनली ये डबिंग आर्टिस्ट अपना गला बदलकर उस बुढ़िया के बच्चों से बात कर ही लेती है। उस बुढ़िया के बच्चे कहने लगते हैं कि माँ ये सब कुछ छोड़ो, तुम अभी के अभी गेट ओपन करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। गेट ओपन करने पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उस बुढ़िया की सारी फैमिली इस घर पर आने लगते हैं। अब यहाँ पर स्पेशली अनीता के बारे में बात करें तो ये तो बहुत ही घमंडी किस्म की औरत होती है। तीरू और सुब्बू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इन लोगों को सच कैसे बताया जाए। घर में आने के बाद अजय और अनीता अपनी माँ को बुलाने लगते हैं कि तुम्हारे बर्थडे होने की वजह से ही हम सारे लोग यहाँ पर आए। माँ कहाँ पर हो तुम, बाहर निकलो। अब इसी घर में वो डबिंग आर्टिस्ट होने की वजह से ये लोग इस डबिंग आर्टिस्ट पर शक करने लगते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो। फाइनली सुब्बू इन सारे लोगों को सच बता ही देती है कि आपकी माँ मर चुकी है। यह सुनने के बाद गुस्से में आकर अजय और अनीता सुब्बू को बहुत मारने पीटने लगते हैं। तीरू सुब्बू का डिफेंस करने लगता है, लेकिन वो सारे लोग मिलकर तीरू को भी मारने पीटने लगते हैं। फाइनली इनमें से एक बंदा कहने लगता है कि हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, वही इन दोनों के मुंह से सारा सच उगलवाएंगे। खामखा क्यों कानून को हमारे हाथ में ले। बाद में तीरू और सुब्बू उस बुढ़िया की डेड बॉडी को दिखाने पर पुलिस वाले कहने लगते हैं कि अब तो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम ही होगा, रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ एक्शन लेंगे। सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक तीरू और सुब्बू को पुलिस स्टेशन में ही बिठा के रखते हैं। खैर दूसरे दिन ये बात पता चलती है कि उस बुढ़िया की मौत पॉइजन की वजह से हुई। यह जानने के बाद अनीता अपनी गन लेकर तीरू और सुब्बू पर फायरिंग करने लगती है पुलिस स्टेशन जाकर ही। बहुत ही मुश्किल से पुलिस वाले अनीता को रोकते हैं। बाद में अनीता का अंकल पुलिस वाले से कहने लगता है कि सर इस मामले को यहीं पर सुलझा दीजिए ना, आप ये बात भूल जाओ अनीता ने फायरिंग किया, बस उन दोनों की खबर करो, आप उन दोनों की मुँह से सच उगलवाओ। उसके बाद पुलिस वाले तीरू और सुब्बू को बहुत मारने पीटने लगते हैं, सच बताने के लिए कहते हैं। इन दोनों का जवाब तो यही होता है कि हम दोनों ने उस बुढ़िया को नहीं मारा। इसी पूछताछ के दौरान तीरू उस पुलिस वाले से सुब्बू का एक इंसिडेंट बताने लगता है कि वो बुढ़िया सुब्बू को बहुत टॉर्चर किया करती थी, गुलाम से भी बदतर देख रही थी। तीरू का बयान लेकर वो पुलिस वाला सुब्बू के पास जाकर उल्टी बात बताने लगता है, मतलब तीरू के खिलाफ भड़काने लगता है। उसके बाद इंट्रोगेशन रूम से बाहर आने के बाद सुब्बू तीरू को बहुत डांटने लगती है, क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों तुमने उस बुढ़िया को मारा, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी दिमागी हालत दवाइयों से ठीक हो जाएगी, क्यों मारा तुमने बुढ़िया को। इस तरह से कहते हुए तीरू को बार बार छापड़ लगाने लगती है। मतलब पुलिस स्टेशन में एक हंगामा खड़ा हो जाता है। सुब्बू की ये हरकत देखकर तीरू के तो होश ही उड़ जाते हैं। बेचारा तीरू सुब्बू की हेल्प कर रहा था, ये खुद फंस गया। अब सुब्बू ये बात कहकर पुलिस वालों का शक और बढ़ा दिया। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले बेचारे तीरू को बहुत टॉर्चर करने लगते हैं। उसकी रूम की तलाशी लेने पर डॉक्टर की रिपोर्ट भी मिलती है कि तीरू कुछ दिमागी बीमारी से जूझ रहा है। मार खाते समय बेचारे तीरू अपने बचपन का इंसिडेंट याद करने लगता है। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब तीरू छोटा बच्चा था, तीरू और उसका फादर अपने गांव में हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। बचपन में ही तीरू की मां गुजर जाने की वजह से तीरू का फादर
तिरु की बहुत केयरिंग करते रहता है। ये बाप बेटे एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। एक दिन तिरु अपने फादर से एक चॉकलेट की विश मांगने लगता है और उस टाइम ये चॉकलेट 50 रुपए का था। तिरु का फादर कहने लगता है, अरे बेटा, मेरी तनख्वाह ही 500 रुपए है और उसमें से मेरा शॉप का ओनर 200 रुपए लेकर सिर्फ 300 रुपए देता है और मैं तुमको 50 रुपए की चॉकलेट कैसे दिलाऊं। तिरु अपने फादर से बहुत जिद करने लगता है। फाइनली इसका फादर तिरु से वादा करने लगता है कि तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं ये चॉकलेट गिफ्ट पर दूंगा। कुछ दिनों बाद तिरु का बर्थडे आ ही जाता है। तिरु का फादर अपने दुकान के ओनर से परमिशन मांगने लगता है कि इसको हाफ डे की छुट्टी चाहिए और इसी तरह चॉकलेट मांगते हुए कहने लगता है कि मैं ये चॉकलेट लेकर जा रहा हूँ, आप मेरे सैलरी में से कट कर लो। दुकान का ओनर कहने लगता है, अच्छा अब तुम्हारी इतनी हैसियत कि तुम ये चॉकलेट खाओ, चॉकलेट वॉकलेट कुछ नहीं मिलेगा, तुम जाओ यहाँ से। तिरु का फादर कहने लगता है, अरे ओनर साहब, सिर्फ चॉकलेट की तो बात है, कौन नहीं खाएगा, हर एक इंसान खा सकता है। मेरे बेटे ने विश किया, मैं पूरा करूंगा बस। इस तरह से जब तिरु का फादर उस चॉकलेट को लेने की कोशिश करने लगता है, दुकान का ओनर तिरु के फादर को बहुत ही नीचा दिखाकर बात करने लगता है। सो इसी छोटी सी हाथापाई में अपने ओनर को धक्का देने पर इसके ओनर के सर को चोट आ जाती है। यह देखकर इसके ओनर को बहुत गुस्सा आकर सारे बाजार में तिरु के फादर को घुटनों पर खड़ा करता है। इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाने लगता है कि एक चॉकलेट के लिए मुझे मारने की कोशिश की, चोरी कर रहा है मेरी दुकान में ये, अभी के अभी पुलिस को बुलाता हूँ, रुको तुम। इस तरह से वो ओनर पुलिस को बुलाकर इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाने लगता है। एट द सेम टाइम तिरु अपने स्कूल से वापस अपने फादर की दुकान के पास आने लगता है। तिरु का फादर तिरु को देखकर पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर मेरा बेटा आ रहा है, ये हम लोग बाद में देख लेंगे, अगर मेरा बेटा मुझे ऐसी हालत में देखेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ओनर कहने लगता है कि आने दो तुम्हारे बेटे को भी पता चले तुम्हारी असलियत। उसके बाद जब पुलिस वाले तिरु के फादर को पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं, बेचारे तिरु अपने फादर के पीछे ही भागने लगता है। जाते जाते तिरु का फादर यही कहने लगता है कि बेटा तुम हिफाजत के साथ अपने घर चले जाओ, मैं शाम तक आ जाऊंगा, बस छोटी सी बात है। सो फाइनली रात होने के बाद पुलिस वाले तिरु के फादर को उसके घर ड्रॉप करते हैं। अब तिरु के घर में इसकी दादी भी होती है। खैर तिरु अपने फादर से कहने लगता है कि पापा मुझे चॉकलेट्स नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए पापा। तिरु का फादर कहने लगता है, अरे मैं तो भूल ही गया बेटा, ये देखो तुम्हारे लिए मैं चॉकलेट्स ले आया। इस तरह से तिरु को चॉकलेट्स देने पर उस चॉकलेट्स के ऊपर खून लगा होता है, क्योंकि पुलिस वालों ने तिरु के फादर को बहुत मारा पीटा होता है। ये खून देखकर तिरु उस चॉकलेट्स को वहीं पर फेंक कर अपने फादर को हक कर लेता है, मुझे चॉकलेट्स नहीं, आप ही चाहिए पापा। खैर रात होने के बाद जब बाप बेटे सो रहे होते हैं, तिरु का फादर सांस नहीं ले पाता। सुबह होने के बाद पता चलती है कि तिरु के फादर की डेथ हो गई। उसके बाद एक दिन गुस्से में आकर तिरु उस ओनर के सर पे पत्थर मारकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो सब कुछ तो तिरु का वहम होता है, इमेजिनेशन। मतलब उसी दिन से तिरु को ये डिसऑर्डर आ गया, जिसे भी देखता मारने को मन करता। खैर बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। बहुत मार खाने की वजह से बेचारा तिरु अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उस बुढ़िया को इसी ने मारा। और सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस वाले और कुछ हायर ऑफिसर्स तिरु को लेकर दोबारा उस बुढ़िया के घर आते हैं। पूछताछ के दौरान तो बेचारा तिरु यही बात कहने लगता है, सुब्बू का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने उस बुढ़िया के दूध में बहुत सारी नींद के गोलियां मिलाकर मार दिया। हालांकि तिरु उस बुढ़िया को मारा नहीं होता, इसके मुंह से कबूल करवाते हैं पुलिस वाले। तभी इन लोगों को खटिया के नीचे एक पेपर मिलता है। पेपर पढ़ने पर यह बात पता चलती है कि उस बुढ़िया ने सुसाइड कर लिया नींद की दवाई लेकर, क्योंकि कोई भी इसकी औलाद इसको देखने नहीं आते, न ही इसको अमेरिका ले जाते। अकेले ये बोर हो गई, मैं अपने बच्चों से बहुत नाराज हूँ, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। ये सुसाइड लेटर पढ़ने के बाद वो हायर ऑफिसर उस इंस्पेक्टर को डांटने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद सुब्बू तिरु के सामने आकर उसे माफी मांगने लगती है कि तिरु मुझे माफ कर दो, खामखा मैंने तुम पर शक किया। तभी तिरु कोई चीज लेकर सुब्बू को सर पे वार करके मार देता है। बाद में पता चलता है ये भी इसका एक इमेजिनेशन होता है, सुब्बू को मारा नहीं होता, बस वो तो इसके पैरों पर गिरकर माफी मांग रही होती है। उसके बाद अजय की फैमिली सुब्बू के फादर को थोड़े बहुत पैसे देते हैं सुब्बू का मुंह बंद करवाने के लिए, और इसी तरह सुब्बू को अपने साथ अमेरिका ले जाने के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए। दूसरी तरफ पुलिस वाले तिरु और सुब्बू को छोड़ देते हैं। बेचारा तिरु बहुत ही मुश्किल के साथ चलते चलते अपने रूम आने लगता है। बीच रास्ते में ही बेहोश गिर जाता है। बाद में होश आने पर ये खुद हॉस्पिटल जाकर अपना ट्रीटमेंट लेने लगता है। दूसरी तरफ सारे फूड डिलीवरी बॉयज धरना पर उतर आते हैं। उसके बाद जब तिरु वापस अपने रूम आता है तो रूम को ताला लगा हुआ होता है और उसी तरह इसके सारे सामान बाहर पड़े होते हैं। तिरु फटाफट से अपने बैग के पास जाकर उनमें से अपने फादर की फोटो लेकर बहुत रोने लगता है, बहुत इमोशनल होने लगता है।
दूसरी तरफ अजय, अनीता और सारे लोग सुब्बू को किसी ऑफिस के पास लाते हैं। सुब्बू पूछने लगती है कि दीदी आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए और वैसे कौन से पेपर्स पर मेरे साइन लेना चाहते हो। तब जाके अनीता सुब्बू को एक सच बताने लगती है कि इसकी माँ ने मतलब उस बुढ़िया ने अपनी सारी जायदाद सुब्बू के नाम कर दी। उस बुढ़िया के 2 बच्चे अपनी माँ को ही डांटने लगते हैं, स्टूपिड लेडी, हम पर जितना भी गुस्सा हो सारी जायदाद एक काम वाली को दे देगी। और फिलहाल ये सारे लोग रजिस्टर ऑफिस में बैठे होते हैं सारी जायदाद इनके नाम करवाने के लिए। अब सच सुनने के बाद सुब्बू के तो होश उड़ जाते हैं कि इसके बारे में इसको कुछ भी आइडिया भी नहीं था। खैर थोड़ी देर के बाद सुब्बू इस रजिस्टर ऑफिस से भाग जाती है। दूसरी तरफ भास्कर जब अपने रूम आता है तो ये देखता है कि रूम का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखने पर एक्चुअली तिरु होता है स्नान करता हुआ। भास्कर तिरु को डांटने लगता है कि तुम एक पागल इंसान हो, मैंने सुना है किसी बुढ़िया को मारा, अब तुम इस रूम में नहीं रह सकते, चले जाओ यहाँ से। तिरु कहने लगता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ भास्कर, हमेशा के लिए। तुमने मेरी सारी चीजें रूम के बाहर फेंक दी, लेकिन तुमको मेरे पापा की फोटो बाहर नहीं फेंकनी थी। बाद में पता चलता है कि तिरु ने भास्कर को मार दिया। दूसरी तरफ जो फूड डिलीवरी बॉयज धरना कर रहे होते हैं ना, कंपनी का ओनर इनके ऊपर लाठी चार्ज करवाता है पुलिसों के जरिए से। यह खबर जाने के बाद तिरु उस कंपनी ओनर के पास आकर इसको भी मार देता है। खैर रात होने के बाद अनीता की फैमिली फाइनली सुब्बू को फाइंड आउट कर ही लेते हैं। वापस इसको अपने घर लाकर बहुत मारने पीटने लगते हैं। सुब्बू हाथ जोड़कर कहने लगती है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगी, लेकिन मैं अमेरिका नहीं आऊंगी, प्लीज मैडम। एट द सेम टाइम तभी वहाँ पर तिरु आता है। अजय, अनीता और एक और बंदे को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। एक के बाद एक जान से लोगों को मारने ही लगता है। उन तीनों को मारने के बाद तिरु सुब्बू के पास आता है। यही सीन मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि तिरु एक एक को मार रहा था। खैर तिरु को अपने सामने देखकर सुब्बू हाथ जोड़कर तिरु से माफी मांगने लगती है कि इन सब का कारण मैं ही हूँ, मुझे माफ कर दो, चाहे तो तुम मुझे मार भी सकते हो। इस तरह से बहुत गिड़गिड़ाने लगती है। तिरु सुब्बू से कहने लगता है कि जो कोई भी बंदा हाथ जोड़कर माफी मांगता है, अगर दूसरे बंदे ने उसको माफ नहीं किया तो वो इंसान नहीं हैवान है। ऐसा कहते हुए तिरु ने जो पहली बार सुब्बू के हाथों को देखा था, उन्हीं हाथों को चूमते हुए चुपचाप उस घर से बाहर जाने लगता है। अब इसी सदमे में तिरु को अपना फादर नजर आने लगता है। इमेजिनेशन करने लगता है कि इसका फादर इससे बात कर रहा है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।